चलिए नाउ स्टूडेंट्स देखिए, कल मैंने आपको ये बताया था नील बोर ने क्या क्या एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करते हैं, वो एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं तब तक वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। ठीक, रेडिएट वो तभी करेंगे जब ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आएंगे या ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आएंगे। याद है? बताइए। ठीक, यस सर। ओके। बस अब ये चीज है। अब देखिए बोर मॉडल का बोर का एटॉमिक मॉडल ये इन्होंने आपको दिया हुआ है। ये देखिए बोर मॉडल ऑफ एटम। देखो पहली बात इन्होंने क्या करी आपसे कि एटम इज, अब देखो इन्होंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे और ये कोई नई बातें नहीं है, ये आप लोग को भी अच्छी तरीके से पता है। क्या? एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, एटम 3 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हैव पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल। ये बातें आप लोग को पता है। ठीक, due to the presence of equal number of negative electron and positive protons, the atom of the whole is neutral। आपको पता है बच्चों, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ओवरऑल एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पता है? ठीक, इसके बाद अब देखिए जरा ध्यान से बच्चों, ये देखिए इसमें कोई भी नया चीज आपको नहीं मिलेगा, मतलब वैसा अभी कुछ चीजें मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पॉइंट है बच्चों नील बोर में आपका द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स लोकेटेड इन द स्मॉल न्यूक्लियस। ये भी आप लोग को पता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं बताइए? न्यूक्लियस में। क्यों भाई? ये बात भी तो आप लोग यस को पता है। हाँ, Yes, ये sir. सुनो। यस ठीक, बहुत बढ़िया है, क्या दिक्कत है इसमें आपको? उसके बाद द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली राउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ या फिक्स एनर्जी लेवल्स। बच्चों अब इन्होंने देखो बड़ा बढ़िया बात बताया नील बोर ने, कोई नई बात बता दी रदरफोर्ड से हट के। अब इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी रिवॉल्व नहीं करते हैं, फिक्स ऑर्बिट्स में या फिक्स एनर्जी लेवल्स में रिवॉल्व करते हैं। और उन एनर्जी लेवल को बच्चों किससे दिखाया जाता है? सुनिए ध्यान से। जैसे कि आपके स्कूल में आपका रोल नंबर होता है, भाई रोल नंबर 1 कोई बच्चा होगा, रोल नंबर 2, किसी बच्चे को दिखाने के लिए हमें उसका रोल नंबर बनाना पड़ता है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4। ठीक उसी तरीके से एनर्जी लेवल्स के भी रोल नंबर होते हैं, मतलब एनर्जी लेवल को शो करने के लिए हमने कुछ नंबरिंग करी हुई है। हमने नहीं, नील बोर ने किया था। ठीक, ये देखिए ये बच्चों आपका एनर्जी लेवल नंबर 1, फिर नेक्स्ट वाला एनर्जी लेवल नंबर 2, फिर नेक्स्ट वाला एनर्जी लेवल नंबर 3, फिर नेक्स्ट वाला एनर्जी लेवल नंबर 4। ठीक, जिसको कि आप इन इन सारे नेम से भी आप दिखा सकते हो। एनर्जी लेवल नंबर 1 को हम बोलेंगे के शेल, एनर्जी लेवल नंबर 2 को बोलेंगे हम एल शेल, एनर्जी नंबर 3 को बोलेंगे एम शेल, एनर्जी नंबर लेवल नंबर 4 को हम बोलेंगे क्या? लेवल नंबर 5 को हम बोलेंगे क्या? समझ गए? ओ शेल एंड सो ऑन टू। हमें बस के एल एम एन तक का काम पड़ेगा, के एल एम एन तक का हमें काम पड़ेगा। बताइए कोई डाउट है? बोलिए। No, sir. सही है। ये बातें तो एटम मॉलिक्यूल में भी पढ़ी हैं आपने। ये सुनो, बताइए, बताया मैंने। यस ठीक सर। है, Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब आगे की बात सुनिए इनकी। वो कहते हैं कि द एनर्जी लेवल्स आर काउंटेड फ्रॉम सेंटर आउटवर्ड, मतलब सेंटर से स्टार्ट करना है बच्चों। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक, और सेंटर से स्टार्ट करना है। सेंटर पे 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। तो सेंटर से बाहर की तरफ जाना है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक, नंबरिंग सेंटर से बाहर की तरफ करना है, ये भी आप लोग को पता है। ठीक, अब सुनो, कह रहा है देयर इज अ, ये देखिए बच्चों आपसे क्या कहता है, क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच ईच एनर्जी लेवल्स कैन होल्ड। है ना बच्चों? तो ये आपको पहले ही मैंने पढ़ाया हुआ है, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि किसी भी एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ लिमिटेड इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं वहां पर। मतलब ये देखिए, ये बात नहीं याद है क्या आप लोग को? बताइए, सर बोलो भाई, याद है। ये बात नहीं याद है? भूल गए हो क्या? केशर में सिर्फ 2 ही रह सकते हैं। हाँ, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सिमम 32 आ सकते हैं। याद करा है? 2 8 18 32। बताइए, याद है? यस बोलो बोलो बोलो, यस पता है? यस ठीक, सर। हाँ। तो के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। ठीक, ओके। अब जब ये बात कर ही ली है, जब ये बात कर ही ली है आपने,
तो आइए जरा मैं आपको एक बार फिर से वही वाली क्लास करवा देता हूं, कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाली। ठीक, जल्दी से करेंगे, ठीक है, आ जाइए जरा बच्चों। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। और ये कहां जाएगा? के शेल में, है ना। जल्दी से करेंगे तो के शेल में, इसके के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट आपका एटॉमिक नंबर 2 आता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। याद करना पड़ेगा सर, याद करना पड़ेगा सर। और याद करने की क्लास कहाँ हुई है? एटम मॉलिक्यूल में। छोड़िएगा नहीं क्लास, हाँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज क्लास मत छोड़िएगा एटम मॉलिक्यूल की, ठीक है। ओके, उसे कंप्लीट करिए, डेट ले लीजिए मेरे से और उसे कंप्लीट करिए। तो बच्चों हीलियम में एटॉमिक नंबर 2 और के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। ठीक, फिर यहां बना देते हैं एल शेल, फिर यहां बना देते हैं एम शेल, फिर यहां बना देते हैं एन शेल। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स लिथियम आएगा ना एटॉमिक नंबर 3 के साथ, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सुनो ध्यान से। हाँ, टोटल, हाँ 2,1, यस। टोटल इलेक्ट्रॉन तो 3 है, 3 में से 2 चले जाएंगे के शेल में, बचा 1, तो 1 जाएगा एल शेल में। ठीक, उसके बाद एटॉमिक नंबर 4 किसका होता है? बेरिलियम का। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ 2,2 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के शेल में, तो के शेल तो पूरा भर गया, तो बचे कितने भाई? 4 में से 2 यहाँ चले गए, बचे 2, तो 2 चला गया कहाँ? एल शेल में, समझे। अब क्या हो जाएगा? अब एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 5 किसका होता है बताइए? बोरॉन का। हाँ, चलो भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, तो बोरॉन का होता है। ठीक, और बच्चों बोरॉन अब आप लोग को याद ही है कि 2, कितना हो जाएगा? 3। ठीक, तो अब मैं क्या जल्दी जल्दी कर दूं, आप लोग समझ जाओगे। कार्बन 6, 2,4 हो जाएगा। फिर नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। सही, एटॉमिक नंबर 7, 2,5 हो जाएगा, क्योंकि के शेल में 2 जा चुके हैं, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एल शेल में। ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 2,7 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में और बचे हुए 7 कहाँ से? टोटल 9 है ना, तो 2 चले गए के शेल में और बचे हुए 7 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? एल शेल में। ठीक, इसके बाद नियॉन आता है आपका, है ना। नियॉन आता है, तो 10 नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? के शेल में, तो बचे हुए कहाँ चले गए? एल शेल में। और हमने अभी अभी तो पढ़ा था कि के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? देखो मैं ऑरेंज कलर से लिख रहा हूँ, के शेल में मैक्सिमम 2, एल शेल में मैक्सिमम 8 और एम शेल में मैक्सिमम 18 और एन शेल में कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 32। अब एल शेल फिल हो गई, नियॉन जैसे ही आया एल शेल फिल हो गई, तो अब कौन सी शेल स्टार्ट होगी? एम शेल, यानी कि अब बच्चों सोडियम की बारी आएगी। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता था, याद है? 2, 8 और 1, के शेल, एल शेल, एम शेल। ठीक है, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 1। ठीक है, अब इसके बाद मैग्नीशियम होता था आपका एटॉमिक नंबर 12, तो के शेल में 2, एल शेल में 8 और एम शेल में 2। ठीक है, फिर एल्युमिनियम होता था आपका एटॉमिक नंबर 13, 2, फिर इसके बाद क्या होता था? सिलिकॉन, है ना, 2,8,4। फिर इसके बाद होता था आपके पास फॉस्फोरस, याद है? 2,8,5। ठीक, इसके बाद सल्फर, नहीं हाँ सल्फर, यस सल्फर 16, है ना, तो 2,8,6। उसके बाद क्लोरीन होता था, वेरी गुड, 17 एटॉमिक नंबर, 2,8,7। उसके बाद ऑर्गन 8,8, सही। उसके बाद पोटेशियम, यस 2, अब ये याद कराया था, याद है?
Yes. हाँ 2,8, 2,8,8,1 ठीक। और उसके बाद कैल्शियम 2,8, 2,8,8,2 ये भी याद कराया था। लास्ट के 2 बहुत इंपॉर्टेंट थे। अब देख लो चैप्टर कितना आसान जाएगा आपके लिए ये वाला, अगर आपने एटम मॉलिक्यूल पढ़ा हुआ है तो। ठीक, ओके। तो ये हमने रिवीजन कर लिया एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर। ठीक, अब आप बच्चों वापस आ जाइए वहीं पर, है ना। तो सर हाँ बताइए, बोलिए। सर अगर हम एम शेल में 18 कैपेसिटी है तो हम सिर्फ 8 क्यों रखते हैं? क्लास नहीं करी ना आपने मेरी एटम मॉलिक्यूल, नहीं करी हो ना? सर करी है ये बता एटम पूरी। मॉलिक्यूल। यस सर। अरे यहाँ से ऐप से, यहाँ से जहाँ से लॉगिन यस किया सर। आपने। यस सर। अच्छा, भूल गए हो इसका मतलब आप। तो सुनो ध्यान से, इसका मतलब आप भूल गए हो। सुन लो, एक बच्चे ने ये देखिए अच्छा सवाल फिर से पूछ ही लिया है, तो आप लोग भी सुन लो। अब इन्होंने जब पूछ ही लिया है तो आपने क्लास करी इसलिए आपको बता रहा हूँ, भूल गए हो आप, नहीं तो नहीं बताता। क्लास जो करेगा उसको बताऊंगा मैं, क्योंकि वही तो समझ पाएगा ना। देखो 288 है ना, अभी याद आ जाएगा आपको, देखिएगा ध्यान से, अभी याद आ जाएगा। देखो याद आने जा रहा है। सुनो, पोटेशियम 19 होता था। सुनो, हमारे मन में क्या चल रहा है भाई, ये के शेल है और ये एल शेल है और ये एम शेल है ना। तो हमारे मन में क्या चल रहा है बताओ? हमारे मन में तो यही चलेगा ना कि भैया देखो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या है ना, क्या पढ़ा था? तो के एल एम एन, तो के शेल में 2 मैक्सिमम, एल शेल में मैक्सिमम कितने अकोमोडेट हो सकते हैं? अकोमोडेट होने का मतलब आ सकते हैं, ठीक है। और एम शेल में कितने आ सकते हैं? और एन शेल में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 32। ठीक, ओके, करेक्ट। सो बच्चों, हमारे मन में तो बिल्कुल सही चल रहा है। हमारे मन में ये चल रहा है क्या कि इसमें 2 आ जाए तो 8 आ जाए। देखो 8 + 2 कितना हो गया? 10। तो 19 में से 10 चले गए, बच्चे 9। तो एम शेल में 9 चले जाए, और हमें फिल भी करना चाहिए था, क्योंकि एम शेल में 18 आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो 9 भी तो आ सकते हैं। ठीक, तो ऐसा हमने सोचा, बट सोचने से ऐसा होता नहीं, हमारे और आपके सोचने से नहीं होता है। होता क्या एक्चुअल में? इन एक्चुअल होता क्या है कि, है ना, सुनो, 8 इलेक्ट्रॉन तो भर जाते हैं। अब मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। ये न्यूक्लियस है पोटेशियम का, ठीक। ये वाली के शेल है बच्चों, ये वाली एल शेल है बच्चों, हो गया ना, के शेल एल शेल, ठीक है। और ये वाली एम शेल है, समझिएगा जरा। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके। अरे ये के शेल है, ये न्यूक्लियस है यार, छोड़ो ना, ये न्यूक्लियस है, क्या क्या करोगे इसका तुम? ये न्यूक्लियस है, छोड़ दो उसको। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और एल शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एल शेल में 8 हो गए, ठीक। अब सुनना ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो। अच्छा अच्छा, एक चीज, ठीक है, एक चीज, अच्छा अच्छा अच्छा, रुको। ए शेल में चले गए एल में, अब एम में भी तो डाल दो, एम में भी तो डाल दो। 1 2, है ना, सही है। 3 4 5 6 7 8। अब एक्चुअल में होता क्या है, जरा समझिएगा जरा। एम शेल में 8 इलेक्ट्रॉन जब चले जाते हैं पोटेशियम के केस में, तो आप तो ऐसा सोच रहे हो, आप तो ऐसा सोच रहे हो कि भैया जो 9th इलेक्ट्रॉन है, मतलब 9th वाला भी इसी में डाल दें। सोचा तो आपने सही, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब बाहर से 9th इलेक्ट्रॉन आता है, जरा समझिएगा जरा, ये आएगा, और मैं थोड़ा सा नाम लिख दूं क्या? ये के शेल है, ये एल शेल है ना, और ये एम शेल है। तो जब 9th इलेक्ट्रॉन ऐसे आता है और एम शेल में बैठने की कोशिश करता है, तो सुनिए ध्यान से, एम शेल में जो पहले से इलेक्ट्रॉन है वो उसको रिपल्शन देते हैं, धक्का मारते हैं, ठीक। मतलब वो बोलते हैं अरे भैया तुम यहां मत आओ, जगह नहीं है, जगह नहीं है, एटम की स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। वो लोग उसको रिपेल करते, कहते बाहर जाओ। तो अब बेचारा क्या करे, वो 9th इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या करेगा बताओ? के शेल
एल शेल, एम शेल। एक्चुअल में सच में ऐसा होता है कि जैसे ही 9th इलेक्ट्रॉन इसमें, भाई थ्योरी तो आपने बना दी कि एम शेल में 18 आएंगे, आपने थ्योरेटिकल बनाया ना ये, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ कि 9th इलेक्ट्रॉन जैसे ही आता है तो भैया सुनो, अगर पहले से ही कमरे में बहुत भीड़ है, मान लो एक कमरे में 8 लोग रह सकते हैं 8%, तो यार 9th वाला आएगा तो वो लोग रिपेल करेंगे, भैया जाओ वैसे जगह नहीं है, तुम कहाँ आ रहे हो। ठीक है, तो वही चीज है, जैसे 9th वाला आता है तो ये लोग जो 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही ना एम शेल में, ये बोलते हैं भैया कहाँ आ रहे हो, यहाँ कहाँ आ रहे हो। अब बेचारा जाएगा कहाँ, ये बेचारा जाए कहाँ, तो ये कहीं भी नहीं घूम सकता है। नील बोर की थ्योरी भी बताया था, ये डेफिनेट एनर्जी लेवल में ही जाएगा। तो एम के बाद कौन सी शेल मिलेगी इसको बताइए, सर एन शेल मिलेगी। हाँ, तो एन शेल में इसका स्वागत किया जाता है, तो ये बेचारा कहाँ जाता है, एन शेल में घूमने लगता है जाके। क्या दिक्कत होगी बताइए, ये देखिए। ठीक, ओके। और ठीक इसी तरीके से कैल्शियम में भी होता है आपके साथ, ठीक इसी तरीके से कैल्शियम में भी होता है। ठीक है, सुनो, हमने क्या सोचा, हमारे और आपके सोचने से कुछ नहीं होता। 2 8 सोचा हमने, 8+2, और हमने सोचा एम शेल में 10 डाल दो, बिल्कुल सही सोचा, क्योंकि एम में जाएंगे 18। तो ये सोचा तो सही है लेकिन है ये गलत, सोचा तो सही है लेकिन है ये गलत। क्यों? क्योंकि पूरी कहानी वही है, 2,8,8 तक तो ठीक है, जैसे ही 9th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो एम रिपेल करने लगेगा, तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, एन शेल में। समझ गए, बताइए। तो 2,8,8,2, ठीक, यस, ठीक। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब वापस अपने टॉपिक में आइए, वापस अपने टॉपिक में आ जाइए। तो ये वाला जो 4th पॉइंट था कि हर एक शेल में नंबर ऑफ लिमिटेड इलेक्ट्रॉन जाते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8, और एम शेल में मैक्सिमम 18, और एन शेल में मैक्सिमम 32 होल्ड किए जा सकते हैं। और इसकी हेल्प से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन भी करा दिया। ठीक, इसकी हेल्प से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिवीजन भी कराया। अब सुनो, अब ईच एनर्जी लेवल और शेल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आपको भी पता है कि भाई हर एक शेल की एनर्जी फिक्स होगी ना, हर एक शेल की एनर्जी फिक्स होगी। और देखते हैं कौन से बच्चे को याद है, कल की क्लास किसको याद है, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, जरा देखते हैं बच्चों। एक शेल ये बनाई, इसके अंदर ये बनाई, इसके अंदर ये, अब चलो नाम लिखता हूं मैं, ये के शेल हो गई, ये एल, एक मिनट भाई, इसके बाहर वाली एल हो गई, और सबसे बाहर वाली एम हो गई। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा, ठीक, कौन बच्चा बताएगा। जरा मुझे ये बताइएगा जरा बच्चों, कि कौन सा एनर्जी लेवल का एनर्जी सबसे कम होगा, बताओ। के शेल। हाँ, यस यस क्योंकि वो सबसे Yes. पास है। यस यस, ये वाला जो सेंटर के सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, उसकी एनर्जी सबसे कम, यानी कि सेंटर से बाहर जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। बताओ, यस सर। बताओ। यस सर। अब सुन लो जरा ऐसी Yes, बात sir. है, फिर जब पता ही है तो सुनो, और सुनो ध्यान से। अभी अभी तो पढ़ाया था कि पोटेशियम के केस में 2,8,8,1 भैया इसीलिए करते हो क्योंकि 9th इलेक्ट्रॉन जब यहां जाता है ना, कहां, एम शेल में, तो एम शेल वाला बोलता है, ओ भाई मेरी एनर्जी तो वैसे ही इतनी ज्यादा, तुम कहां आ रहे हो। क्योंकि अगर वो भी आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की और ज्यादा बढ़ जाएगी, समझो। स्प्रिंग को दबाया है कभी, बताओ, स्प्रिंग को दबाए हो, स्प्रिंग स्प्रिंग, यस सर, यस सर। हाँ। यस सर। तो स्प्रिंग को अगर तुम दबाते हो तो क्या होता है, अभी ये स्प्रिंग बेचारी चुपचाप रखी हुई है, अभी चुपचाप रखी है, एकदम मस्त बढ़िया, कोई टेंशन इसको नहीं है, ठीक। अगर तुम इसको ऐसे कंप्रेस कर दोगे तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ जाएगी। अरे तुम उस पर वर्क कर रहे हो, और वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, वर्क एनर्जी वाले यस सर। चैप्टर से। बताओ, अगर तुम इसको Yes, ऐसे sir. कंप्रेस कर दो, दबा दो, अभी इसके पास, हाँ, अभी मान लो इसके पास 10 जूल एनर्जी, अरे मान लो यार, अब तुमने इसको कंप्रेस कर दिया, दबा दिया, दबाओ, ये ऐसे दबाया, और तुमने इसको दबाने के लिए, इसको प्रेस करने के लिए, इसको कंप्रेस करने के लिए तुमने मान लो इस पे किया 50 जूल का वर्क, अरे मान लो, ठीक, तो ये ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। अब मुझे ये बताइए कि 10 जूल तो पहले से था और 50 जूल का तुमने वर्क किया है, राइट, हाँ, कितना हो गया टोटल बताओ, 60 बोलो, 60 हो गया। Joule. तो अब इसके पास कितना जूल एनर्जी हो गया बताओ, 60। और सुनो 60 ध्यान से,
जितनी ज्यादा एनर्जी होती है ना उतना ही सिस्टम अनस्टेबल होता है। नहीं सुना? सुनो 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 ध्यान से, सुनो ध्यान से। एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन होता है क्या सर? एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन। हाँ, मतलब ये पहले भी मैं बता चुका हूं, सुनिएगा ध्यान से। एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन मतलब आप अपनी लाइफ में बताओ, टेंशन लेना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? बताओ। नहीं लेना चाहते। नहीं लेना चाहते हो, सीधी भाई। अगर तुम अपनी लाइफ में स्टेबल रहना चाहते हो, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हो, टेंशन नहीं लेना भाई। कोई नहीं लेना चाहता यार टेंशन। टेंशन फ्री रहना चाहते हो। तुम सोचते हो तुम्हारी टेंशन कम से कम रहे, मिनिमम रहे, तभी तो स्टेबल रहोगे। तो सिस्टम यही चाहता है, एटम भी यही चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम रहे, कम से कम रहे। अच्छा एक बात बताओ, स्प्रिंग को दबा देते हो, अगर छोड़ दो तो झटका मारती है बाहर की तरफ कि नहीं? बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। ये क्यों? क्यों? क्योंकि वो वापस उसी स्टेट में, मतलब वो वापस मिनिमम एनर्जी स्टेट में आना चाहती है। अभी इसके पास एनर्जी कितनी हो गई? 60। वापस 10 में जाना चाहती है। मतलब मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है कोई भी सिस्टम, तभी तो स्टेबल रहेगा। तो Yes, आप मुझे ये बताओ, अब आप समझ रहे होगे, 9th इलेक्ट्रॉन जब यहां आता है ये ऐसे करके एम शेल में, तो एम शेल वाले लोग बोलते भैया कहां आ रहे हो? क्योंकि अगर वो आ गया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, शायद तुम सोच सकते हो। क्योंकि एम शेल में जो इलेक्ट्रॉन थे भाई वो उसको धक्का मार रहे हैं। अगर ये आएगा तो जबरदस्ती इसके ऊपर वर्क करके लाना पड़ेगा, इसको यहां रखना पड़ेगा, तो एनर्जी स्टोर हो Yes, sir. जाएगी स्प्रिंग की तरह कि नहीं? बताइए। यस सर। सर है ना? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, जबरदस्ती आप इसको ला रहे हो तो आपको कंप्रेस करके लाना पड़ेगा, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो उसको रिपेल करे। तुम जबरदस्ती करो, नहीं जाओ जाओ जाओ, तो एक्स्ट्रा वर्क करके लेके जाओगे ना, यस सर। तो सिस्टम की एनर्जी अचानक से बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। यानी कि ये वाले मतलब आप बस इतना समझो अभी कि सिस्टम की एटम की एनर्जी बढ़ जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा बेचारा। तो इससे बढ़िया जो नया इलेक्ट्रॉन आता है उसको कहां भेज दो? एन शेल में। समझे? इसलिए 2,8,8,1 होता है। ठीक। यस सर। अच्छा, अब क्या आपको कोई बात याद है कल की मेरी? क्या याद? एक बात तो बड़ी अच्छी आपने बताई कि सेंटर वाले की एनर्जी सबसे कम, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला। अब सुनना ध्यान से, जब आज की क्लास हुई है, इधर 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 सुनो 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 सुनो, जब आज की क्लास जब हुई है तो मुझे ये बताना जरा, जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करवाया तो बताओ मैं इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फिल कर रहा हूं? अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? चेक कर लो। अंदर से बाहर। सर अंदर से बाहर। अंदर से बाहर। अंदर से। हाँ, पहले के शेल, फिर एल में जाता हूं, फिर एम में जाता हूं, फिर एन में। ठीक। तो पहले के शेल भरेगी, फिर एल, फिर एम। ये क्या हो रहा है सर? तो ध्यान से सुनिएगा सर, अभी अभी तो बताया। इधर देखिए बच्चों, एक बात बताओ कि एक बात बताओ, ये के शेल हो गई, ये एल हो गई, ये एम हो गई, और ये एन। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन आपने कैसे भरा? अंदर से बाहर की तरफ। कैसे भरा? अंदर है ना? से बाहर की तरफ। हम्म। अब ऐसा क्यों कर रहे हो? अंदर से बाहर क्यों भर? बहुत सीधी सी बात है, सुनो भाई। जब पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो कहां जाना चाहेगा? खुद सोचो, सोचो। पहला इलेक्ट्रॉन जो बेचारा जाएगा वो भी तो स्टेबल रहना चाहता है, सोचो लो एनर्जी भाई। लेवल पहला, में। हाँ, यस मतलब सर। लो एनर्जी, मतलब समझ रहे हो? अब तुम्हें मौका मिला, बहुत सारी भीड़ है इस दुनिया में, लेकिन तुम्हें मौका मिला। हमने कहा भैया सिनेमा देखने चले जाओ, पिक्चर हॉल में, तो तुम बढ़िया वाली सीट ढूंढोगे ना पहले? बताओ, कंफर्टेबल यस सर। वाली। हाँ, तो वही चीज है। जब पहला इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो जगह ढूंढता है लोअर एनर्जी स्टेट में, तो इसलिए न्यूक्लियस के पहला पास। जाता, हाँ, न्यूक्लियस के पास जाके बैठता है वो। और दूसरा वाला भी यही जगह ढूंढता है। अब जैसे ही दो लोग आ जाते हैं, तीसरा वाला आके कहता है हम भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे, तो दोनों कहते हैं भैया जाओ यार, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाएगा सिस्टम का, जाओ इधर से। यस सर। तो तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन का स्वागत यहाँ किया जाता है, समझे? यस। इस तरीके से। अब एल शेल कहता है, एल शेल कहता है ठीक है भैया, बैठो बैठो बैठो। एल शेल में एक आता है, दूसरा आता है, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जैसे ही एट्थ हो जाते हैं तो उसका एनर्जी लेवल भी बढ़ जाता होगा भैया वहां का। मतलब अगर अगर अब कोई आएगा तो एनर्जी लेवल सिस्टम का बढ़ेगा, जिससे सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो फिर किसी और का स्वागत नेक्स्ट शेल में किया जाता है। मतलब आप ये समझो कि इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भरते हैं हम? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में। कैसे बढ़ते हैं? भरते? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हाँ।
सबसे कम एनर्जी वाले में फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, एंड सो ऑन टू। चलो एक सवाल तुमसे पूछते हैं, देखते हैं हमें क्या आता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना होगा तो मैं कौन सी शेल से निकालूंगा? सुनो, सबसे बाहर वाली शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं। सुना ध्यान से बच्चों, सबसे बाहर वाली शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल, सबसे बाहर वाली शेल वैलेंस शेल होती है। तो बताइए, हाँ अब बताइए जरा मुझे ध्यान से यहाँ पर कि सर वैलेंस शेल सबसे आउटर मोस्ट, हाँ सबसे आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल होती, सबसे बाहर वाली। तो अगर मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो बताओ, मैं अंदर से निकाल पाऊंगा या वैलेंस शेल से? बताओ। वैलेंस शेल से भाई, सीधी सी बात है, अंदर से कहाँ निकाल लोगे? वैलेंस शेल से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है, याद रखिएगा। और अगर कभी भी मुझे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देना हो तो वो कहाँ जाएगा? वैलेंस शेल में या अंदर चला जाएगा? वैलेंस वैलेंस शेल में। ठीक, याद रखना। अगर मुझे किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो वैलेंस शेल से ही निकालूंगा, और अगर देना है तो वैलेंस शेल में ही जाएगा। ठीक, अब क्या आपको कल की कुछ बातें याद हैं? जरा देखते हैं आपके मन में क्या आता है। सुनो बताओ, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ घूम रहा है केस शेल में लगातार, तो क्या ये एनर्जी रेडिएट करेगा? बताओ। नो सर। नो नहीं सर। करेगा। तो जरा बताओ, ये एनर्जी कब रेडिएट करेगा? जब ऊपर वाले से नीचे वाले शेल पे जाएगा। हाँ, जब किसी ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले पे आएगा तभी रेडिएट करेगा। और एब्जॉर्ब कब करेगा? जब नीचे वाले से ऊपर वाले, जब नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक, अब देखिए यही बात लिखी हुई है बोर मॉडल में, पढ़ लीजिए लास्ट वाला पॉइंट, पढ़ो क्या कहता है। क्या कह रहा है कि there is no change in the energy of the electron as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remains stable। जब तक वो एक ही एनर्जी लेवल में घूमते रहते हैं तब तक कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता इलेक्ट्रॉन, और एटम स्टेबल रहता है। The change in the energy of an electron takes only when it jumps from lower energy to higher energy। मतलब चेंज इन एनर्जी तभी होगा जब वो लोअर एनर्जी से कहां जाएगा? हायर में। मतलब कैसे चेंज होगा सर? होगा क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा ना, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो एनर्जी में चेंज आएगा। और ऊपर से नीचे आने, समझ गए होंगे, नीचे से ऊपर जाने पर चेंज आ सकता है और ऊपर से नीचे आने पर बस। पढ़ लीजिए। तो कह रहा है कि जब वो लोअर से हायर में जाएगा, या और व्हेन इट कम्स डाउन फ्रॉम हायर टू लोअर, या ऊपर से नीचे आएगा, है ना। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी इट जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी लेवल एंड एन इलेक्ट्रॉन डाउन फ्रॉम हायर टू, सो इट विल लूज एनर्जी। यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी, नीचे से ऊपर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी गेन करेगा, एब्जॉर्ब करेगा या गेन करेगा, जो बोलना है बोल दो, और ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। कोई डाउट है बताइए, बोलिए कोई डाउट है? हाँ नो सर। अब सुनो बच्चों, बस अब क्या है, अब क्या है भाई, अब तो कुछ नहीं है। अच्छा एक काम करना चाहता हूँ, क्या कर लूँ अब तो, क्योंकि सब कुछ आसान हो जाएगा, अब तो पूरा चैप्टर आसान चलेगा। तो हमें ना एक काम करना पड़ेगा, पता है क्या, एनसीईआरटी भैया खोल लो और रदरफोर्ड के बारे में जो जो बातें लिखी वो पढ़ लो, नहीं तो बड़ा अजीब सा सवाल पूछते हैं परेशान करने के लिए, कुछ उल्टा सीधा पूछ लेगा एनसीईआरटी से। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है ना। अब तो चैप्टर इजी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं चैप्टर में। ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा इनका जो है एक्सपेरिमेंट वगैरह भैया पढ़ लेना, है ना, नहीं ये परेशान कर देगा तुम्हें एग्जाम में, रदरफोर्ड वाला खासकर। चलिए देख लेते हैं, कोई नया पॉइंट तो बच्चों इन्होंने नहीं लिखा है रदरफोर्ड में, है ना, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा ऐसी वैसी भाषा का यूज करता है कभी कभी कि वहां से सवाल आ सकता है। देखो बच्चों, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम को एनसीईआरटी से यदि आप कवर करना चाहोगे, ठीक, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. ठीक है, ये बात आपको याद है बताइए, है ना, एक थिन बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल लेके उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करी थी, यानी कि अल्फा पार्टिकल उसके ऊपर हमने भेजे थे हाई वेलोसिटी से, बताइए, ठीक है सर। अब आगे देखिए बच्चों, पढ़िए, कह रहा है ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज लेयर एज पॉसिबल।
ये बात मैंने आपको बताई थी, गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज किया, अरे क्योंकि वो पतली मानिए से पतली शीट बनाना चाहता था। हाँ, पतली से पतली शीट वो बनाना चाहता था। ठीक है, ठीक। मतलब अगर आप सोच सकते हो इस बात को, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ऐसा सोच रहा था। अब अब तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। वो ऐसा सोच रहा था कि ऐसी लेयर बन, अरे भैया इधर देखो, जाओ बॉल लेके आओ, बहुत सारी बॉल है तुम्हारे पास, बताओ या नहीं, बताओ। अरे जाओ बॉल लेके आओ, बहुत सारी ले आए। यस सर। हाँ, तो बॉल ला के अपने घर में जो फ्लोर है, ये ऐसे फ्लोर है तुम्हारी फर्श, बताओ, ठीक। यस सर। अब इस पे रखो और फेविक्विक से चिपकाओ। फेविक्विक ले आओ जाओ बहुत सारी, या फेविकोल ले आओ, रुक बॉल तो रुकी जाएगी प्लास्टिक की, समझना जरा। एक बॉल रखा, दूसरा बॉल रखा, तीसरा बॉल रखा, फिर रखा, फिर रखा, फिर रखा, फिर रखा, और समझ जाना अब तो इतना ही। और इसके साइड में भी ऐसे रखोगे। अब मुझे बताओ पूरी बॉल की एक लेयर बन जाएगी? नहीं सोच सकता है, बताओ। यस सर। समझ जाना, बहुत अच्छा तो बन नहीं रहा मेरा, बट फिर भी मतलब बस में थोड़ा एक और बढ़ा लेते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भी बताने जा रहा हूं, उसको सुनिएगा ध्यान से। पता है ये क्या है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। ये देखिए, ये दिखा, मतलब ये जो लेयर है पूरी, ये बॉल के द्वारा बनी है। अगर तुम सोच सकते हो तो सोचो, बॉल है, आधी बॉल इस सरफेस से बाहर और आधी बॉल इस सरफेस के पीछे। क्या सोच सकते हो? फर्क छोड़ो, तुम अभी इधर देखो। मतलब वो ऐसा सोच रहा था कि एक ऐसे ही थिन शीट बन जाए जिसमें कि जो थिकनेस हो वो एटम के डायमीटर के इक्वल हो। क्या तुम सोच सकते हो इसकी जो थिकनेस हो एटम के डायमीटर के इक्वल हो? नहीं समझा। मतलब ये जो लेयर बनी हुई है वो एक एटम से बनी हो बस। अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ, ऐसे नहीं आ रहा होगा, मुझे पता नहीं आएगा वो, इसलिए मैं बताना भी नहीं चाहता था। ये देखो, ये एक्चुअल में ये बात है, ये एक ही एटम की लेयर है। ये देखिए, एक ही एटम की लेयर, इसके ऊपर एटम की लेयर नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं। मतलब ये नहीं है, अब समझा कि नहीं बताओ? इसके ऊपर और लेयर नहीं है भाई। जैसे जैसे एटम की लेयर बढ़ती जाएगी, थिकनेस बढ़ती जाएगी ना इस पेपर की, शीट की, बताओ। यस सर। ठीक। सर एक ही हाँ, एटम की लेयर है। हाँ, ऐसा वो सोच रहा था कि भैया ये भी ना हो और ये भी ना हो, तो मतलब वो एक ही एटम की लेयर लेना चाहता था, उसके मन में ऐसा आ रहा था। ऐसा क्यों करना चाहता था? ऐसा इसलिए करना चाहता था, उसके दिमाग में सोच रहा था कि भैया अगर ऐसा मैं कर दूंगा तो मजा आ जाएगा। मतलब किसकी स्टडी करना चाहता था वो? एटम की ना, बोलो हाँ। तो यार अगर एक ही एटम की लेयर होगी तभी तो अल्फा पार्टिकल आके उस एटम से जब जाएगा, वो ऐसा सोच रहा था कि भैया एक ही एक एटम हो जिससे कि जो अल्फा पार्टिकल हो वो चला जाए और एटम के बारे में बता दे मुझे। ठीक ठीक। और आपने देखा था अपने डायग्राम में कल कि एटम कुछ इस तरीके से थे, यहां प्लस था और ऐसे अल्फा पार्टिकल आ रहा था, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए थे, कुछ रिबाउंड हो गए थे, कुछ सीधे निकल गए थे, बहुत सारे सीधे निकल गए थे। तो उसके मन में यही आ रहा था यार पतली से पतली शीट बन जाए, ताकि ऐसा कुछ उसके मन में आ रहा होगा। तभी तो उसका एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा ना, तभी तो परफेक्टली एटम के पास जा पाएंगे। मतलब आप मेरी बात समझ लोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक। अगर बहुत सारे एटम्स की लेयर हो जाए तो वो पहले कंफ्यूज था कि भैया वो मतलब अल्फा पार्टिकल पता नहीं उसको पेनिट्रेट कर पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ उसके मन में चल रहा होगा ना। तो पतली से पतली तो लेयर लेगा, बताओ। यस सर। यस सर। तब गोल्ड हाँ, फॉइल। हाँ, तब जाके उसके मन में क्या आया? उसके मन में आया कि गोल्ड फॉइल ही बेस्ट फॉइल है। यानी कि गोल्ड की मेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, गोल्ड को थिन शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक।
तो यही बात एनसीईआरटी में लिखी और यही बात आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। गोल्ड फॉइल उसने क्यों चूज किया था, ठीक, तो आपको बताना होगा बिकॉज ही वांटेड as thin as layer as possible so that he can study the structure of atom in a better way. Okay, correct, so that he can study the structure of the atom in a better way. बताइए कोई डाउट है, बोलो, ठीक, नो। उसके बाद अच्छा हाँ, दिस गोल्ड फॉइल वाज अबाउट 1000 एटम्स थिक। अब देखो देखो देखो, सुनो 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 भाई, अरे भैया सुनो, एक एक एटम वो सोच रहा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि एक एटम की लेयर बन जाए, है ना, तो 1000 एटम की डेटा याद रखना, मतलब ऐसा कुछ होगा यार। देखो मैंने समझा तो तुम्हें दिया, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको याद कर लो यार। एक एटम की लेयर, समझ गए, दूसरे एटम की, ऐसे करते करते कितने एटम्स की लेयर होनी चाहिए, 1000। 1000 atoms. आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये तो मोटी हो जाएगी बहुत, अरे यार एटम इतना छोटा है, एटम इतना छोटा होता है तो 1000 एटम की लेयर मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं तब तुम्हें जूम बड़ा दिखाई पड़ रहा है, ठीक दिख, ऐसा नहीं है, बहुत पतला होगा, समझ गए। Yes, इससे sir. पतला बनाना, हाँ इससे पतला एक एटम का लेयर बनाना पॉसिबल नहीं होगा ना, वो ऐसा सोच तो रहा था कि बन जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल, भाई कितना मैलिएबल कर लोगे आप उसको, ठीक है। ये डेटा याद रखिएगा, 1000 एटम थिक, यही सब सवाल आते हैं एग्जाम में बच्चों, तभी मैंने एनसीईआरटी से बताना चाहता हूं मैं आपको, है ना। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, उसका मास 4u होता है, समझ गए। Yes, sir. कल एक बच्चे ने बताया बेटा कि अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन, बिल्कुल उसने सही बताया था, वो एनसीईआरटी से बताया था उसने कि अल्फा पार्टिकल क्या है, डबली चार्ज है, ये देखो He2+ आयंस है, हीलियम के आयंस हैं, डबली चार्ज हीलियम के आयंस हैं, है ना। जब हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बचता है, डबली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस बचता है या डबली चार्ज हीलियम आयन बचता है। ओके, Yes, करेक्ट। sir. It was expected that the alpha particles would be deflected by subatomic particles in the gold atoms. Since alpha particles were much heavier than the proton, he did not expect to see large deflection. हाँ, it was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle in the gold atom. अब ये बड़ा बड़ा बढ़िया भैया बताया, सुनो एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कर दी। कह रहा है कि रदरफोर्ड पहले सोच रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल आएंगे वो सब एटॉमिक पार्टिकल से क्या होंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। पढ़ो 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 पढ़ो। It was expected that alpha particle would be deflected by subatomic particle in the gold atoms. Since the alpha particle are much heavier than that of the proton, he did not expect it to see large deflection. मतलब सुनो बच्चों, वो सोच रहा था कि ये एटम है और ये मतलब भाई अंदर कहीं ना कहीं प्रोटॉन वोटॉन होता होगा, उसने सोचा ऐसा, तो उसने सोचा अल्फा पार्टिकल आएंगे और बहुत ही कम मात्रा में डिफ्लेक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल आर मच हैवियर देन प्रोटॉन, मतलब अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन तो 1 ही होता है और मास ऑफ अल्फा कितना है, 4u है। तो वो सोच रहा था मन में कि अल्फा पार्टिकल बहुत भारी है तो वो बहुत कम डिफ्लेक्ट होंगे। पढ़ लो पढ़ लो। He did not expect to see large deflection. वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि बहुत मतलब लार्ज डिफ्लेक्शन होंगे। लेकिन आप मुझे बताओ क्या लार्ज डिफ्लेक्शन हुए कि नहीं हुए 180 डिग्री वाले? हुए थे. हो रहे हैं। अब वो बड़ा परेशान हो गया, तो उसने सोचा होगा कि जरूर न्यूक्लियस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्लस ने प्लस को रिपेल किया होगा ना, तभी तो डिफ्लेक्शन Yes. हुआ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ Sir, और वो डेंस भी था. हाँ, अब देखो यही बात इसने यहाँ लिखेगा भी एनसीईआरटी में, कह रहा है कि
ये देखो लिखा उसने, कहना बट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। मतलब वो बंदा क्या सोच रहा था रदरफोर्ड कि डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। भाई अब आप खुद समझो ना, भारी पार्टिकल आ रहा है, भारी आ रहा है, हल्के से के पास से होके जाएगा, ऐसा वो सोच रहा था। तो कह रहा बहुत कम डिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि भारी आ रहा है तो हल्का वाला उसको रोक नहीं पाएगा, उसके रास्ते को रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब कुछ अलग ही रिजल्ट आ गए, और वो रिजल्ट तुमने कल पढ़े हुए। डिफ्लेक्शन बहुत जबरदस्त होता है कभी कभी, आपने देखा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है ना भैया न्यूक्लियस पे। ठीक, ये देखो, but the alpha particle scattering experiment give totally unexpected result. The following observation were made, है ना। इसको आपको घर में बार बार पढ़ना है बच्चों, इसको बार बार घर में आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, याद करके आना है, एनसीईआरटी से ही करिएगा। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। बताइए ज्यादा से ज्यादा अल्फा पार्टिकल कैसे थे, बताइए, सीधे निकल गए थे? यस और नो? यस सर। Sir, because there is a lot of empty space. That हाँ, बहुत बहुत ज्यादा उसमें स्पेस था। नाउ सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ ने स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे। एंड सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ 12,000, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बच्चों, 12,000 पार्टिकल में से एक पार्टिकल, अगर 12,000 12,000 पार्टिकल जा रहे हैं तो उसमें से एक पार्टिकल जो है वो कैसा होता है, रिबाउंड हो जाता है। रिबाउंड का मतलब उसी पाथ पे वापस आ जाता है। सुना, 12,000 में Yes, से sir. एक रिबाउंड होता है। तो ये तो बड़ा, रिबाउंड मतलब गया और टकरा के 180 डिग्री पे वापस पीछे आ गया, ये वाला सिचुएशन याद है? ये वाला, ये गया और ऐसे टकरा के इसी पाथ पे वापस रिबाउंड हो गया 180 डिग्री बना के। तो ये केवल 12,000 में से एक पार्टिकल होता था, यानी कि सेंटर बहुत छोटा सा है। सही बात है ना, सेंटर बहुत छोटा सा है, जब वहां गलती से कोई पहुंच जाता है तो वो रिबाउंड होता है। तो 12,000 में से एक पार्टिकल पहुंचता है वहां। और यही तो हमने भी पढ़ा था कि सेंटर बहुत डेंस होता है, छोटा होता है, सारा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। Yes, sir. Now, in the word of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire 5-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. अब ये क्या बात इन्होंने लिखी, कुछ ऐसा ही वो कमेंट कर रहा होगा, कह रहा है ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे एक अरे बस ऐसे कमेंट कर रहा है वो, एक हंसी उड़ा रहा है, बस मजाक बना रहा है। मतलब कह रहा है टिश्यू पेपर के ऊपर 15 इंच का आप एक शेल ले लो और उसमें आग लगाओ, वो पलट के आपको ही मार दे आके। ऐसे बस बात कर रहा है वो, कह रहा है मैंने ऐसा सोचा नहीं था लेकिन ऐसा हो गया। ठीक है, रदरफोर्ड ने अपनी बुक में लिखा होगा तो इन लोगों ने बताया आपको। नाउ लेट अस थिंक द एक्टिविटी in an open field to understand the implication of this experiment. Let's a child stand in front of a wall with his eye closed. Let him throw a stone at the wall from a distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeats this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw the stone at the barbed wire fence, most of the stones would not hit the fencing and hence no sound would be heard. This is because there are a lot of gaps in the fence which allow the stones to pass through them. अब देखिए कह रहा है कि मान लो कोई बच्चा देख नहीं पाता है, वैसा क्यों कह रहे हैं कोई बच्चा देख नहीं पाता, क्योंकि हम लोग अंधे हैं एक तरीके से एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अरे क्या हम एटम को देख पाते हैं, बताओ? नहीं, हम एटम को नहीं देख पाते। ठीक, तो कह रहा है अगर कोई अंधा बालक हो जिसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, वो देख नहीं सकता, तो अगर सामने कुछ वायर लगे हो बच्चों, ऐसे बार्ब्ड वायर यानी कि कटीले वायर, ये ऐसे करके भाई वायर लगे, आपने देखे होते ना बार्ब्ड वायर, ऐसे एक के नीचे एक। तो अगर कोई ऐसे पत्थर मार रहा है जो देख नहीं सकता, तो वो सारे पत्थर निकल जाएंगे लगभग लगभग। बताओ, अगर एक आधा पत्थर जो इस पे टकरा गया इस वायर पे, वहीं से साउंड आएगा बस टकराने का। बताओ? Yes, sir. Yes, तो sir. एटम में भी, हाँ एटम में भी तो ऐसा ही हो रहा था, एटम में भी तो ऐसा ही हो रहा था। बताओ, रदरफोर्ड के साथ भी तो यही हुआ, क्योंकि वो अंधा था। अंधा का मतलब असली में अंधा नहीं था, हम लोग भी तो अंधे हैं। एटम को कोई देख नहीं सकता, वो बेचारा एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अल्फा पार्टिकल उसने फेंक फेंक के देखे, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए। ठीक, और कहानी तो आपको पता ही, कुछ रिबाउंड हो रहे थे, 12,000 में से एक एग्जैक्टली रिबाउंड हुआ था। मतलब हाँ, कोई डेंस पोर्शन है जिसको आप न्यूक्लियस बोलते थे।
कह रहा है कि यही बातें आप पढ़ाई हुई हैं आपको। नाउ following are similar reasoning Rutherford concluded from the alpha particle scattering। तो जैसा आपने ऊपर सोचा वैसे आप कह रहे नीचे भी सोच सकते हो। क्या क्या सोच सकते हो भैया, सोच लो फटाफट। देखो रदरफोर्ड ने भी कुछ कंक्लूजन निकाला अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। क्या क्या था बच्चों, पढ़ लीजिए फटाफट एनसीईआरटी का। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग रिफ्लेक्टेड। पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, क्या कोई डाउट है बताइए, पढ़िए फटाफट। सर नहीं है। नहीं है। दूसरा पॉइंट, very few particles were deflected from their path indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। ठीक, मतलब केवल कुछ ही पार्टिकल थे, ये देखिए, जो डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, बाकी तो सब सीधे निकल गए। कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे ना, कोई ऐसे जा रहा था तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, कोई 12,000 में से एक रिबाउंड हो गया, कोई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, तो कुछ ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब है कि जो सेंटर वाला पार्ट है वो बहुत छोटा है, यानी कि न्यूक्लियस बहुत छोटा है। या एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ना 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 ना, ऐसे नहीं, ना ना ना, सुनो सुनो सुनो, बड़ा बढ़िया बताता है, सुनो। कह रहा है कि देखो रदरफोर्ड ने पहले सोचा था डिफ्लेक्शन नहीं होगा, बोलो हाँ भाई, रदरफोर्ड ने पहले सोचा था डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक, क्योंकि Yes, sir. अल्फा पार्टिकल बहुत बड़ा है, लेकिन हो रहा है। इसका मतलब उसने क्या सोचा कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होगा कहीं, बोलो हाँ, क्योंकि प्लस नहीं, प्लस को क्या किया, रिपल्शन किया, रिफ्लेक्शन दिया। Yes, sir. यही बात, तो ये बात है, पढ़ो जरा, पढ़ो जरा। तो अब रदरफोर्ड ने अपने मन में क्या सोचा, उसने सोचा वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो बहुत ही छोटे स्पेस में रहता है। बताइए। Yes, sir. ठीक, अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब 12,000 में से एक पार्टिकल रिबाउंड होता था 180 डिग्री पे। ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ठीक, तो गलती से अगर कोई वहां पहुंच जाता होगा उस डेंस पार्ट पे, न्यूक्लियस पे, तो वो रिबाउंड हो जाता है 180 डिग्री के साथ। यही बात यहाँ लिखी है। अब आप एक काम करो, ये वाला ये पढ़िए पॉइंट और मुझे बताइए कोई डाउट है, पढ़िए। सर पढ़ लिया। पढ़ लिया। अब सुनिए ध्यान से, ये देखिए फिर से क्वेश्चन मिला आपको एग्जाम के लिए। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूडेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। मतलब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एटम है और ये क्या है, न्यूक्लियस। अरे भाई मान लो यार, मान लो भाई, मान लो। ठीक, तो ये अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, आर एन का मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ये क्या है अगर रेडियस ऑफ एटम है, तो जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, आर एन का मतलब मैं लिख देता हूं कहीं पर, ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है ना भाई, ये वाला, ये न्यूक्लियस है ना। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो रेडियस ऑफ एटम और आर ए का क्या मतलब है, रेडियस ऑफ एटम। ठीक, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है बच्चों वो रेडियस ऑफ एटम से 1/, वो ये ऐसा है। अब सुनो ध्यान से, अभी समझ में आ जाएगा, रुक जाओ। ये बताओ रेडियस ऑफ एटम को अगर हम 10⁵ से डिवाइड लगा दें तो छोटा आंसर आएगा या बड़ा आंसर आएगा, बताओ। Sir, छोटा. छोटा है क्योंकि नीचे नंबर बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब वही बता रहा है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो एटम, रेडियस ऑफ एटम से 10⁵ टाइम्स के लेस है। आया कि नहीं Yes, आया sir. बताओ। अब यही चीज किताब में लिखी, पढ़ लीजिए। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन 10⁵ टाइम्स रेडियस ऑफ एटम। ठीक, इसी बात को दूसरी तरीके से बोल सकते हो क्या, आर ए, भाई ये इसमें मल्टीप्लाई कर देगा तो रेडियस ऑफ एटम कितना आ जाएगा बताइए, 10⁵ टाइम्स Of रेडियस the ऑफ radius of nucleus. याद कर लीजिए दोनों रिजल्ट। चाहे आप से ये वाला पूछेगा ऊपर में एग्जाम में क्या,
कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम, या रेडियस ऑफ एटम इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मैं लिख देता हूं दोनों बातें। ऊपर हम क्या बताएंगे बताओ, रेडियस ऑफ nucleus is 10 raised to the power 5 times less than radius of atom, और नीचे वाले में हम क्या लिखेंगे बच्चों, नीचे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ एटम is 10 raised to the power 5 times greater than या more than greater than radius of nucleus। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल एग्जाम में आ सकता है। ठीक, बताइए कोई डाउट है, बोलिए। नो सर। अब देखिए बच्चों, तो ये सब बातें इन्होंने बताई हमें। अब फ्रॉम द डेटा कंक्लूडेड है ना ये सब बातें, ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम व्हिच हैड द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक, तो अब जाके सारी बातें देखते हुए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक न्यूक्लियर मॉडल सबके सामने पेश किया। एक न्यूक्लियर मॉडल मतलब वो न्यूक्लियस के बारे में बताना चाहता है। न्यूक्लियर शब्द कहां से है, न्यूक्लियस है। अरे भैया सुन लो, न्यूक्लियर शब्द आया न्यूक्लियस से। अब वो न्यूक्लियस का मॉडल बता, मतलब न्यूक्लियस की स्थिति बताना चाहता है, सेंटर की स्थिति, एटम में न्यूक्लियस की क्या हालत होती है। ठीक है, और आप कह सकते हो एक तरीके से उसने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेनली वो न्यूक्लियस के बारे में बताना चाहता था। तो आइए जरा देख लेते हैं पहला पॉइंट, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एट एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। फर्स्ट पॉइंट पढ़िए और बताइए कोई डाउट है। रिसाइड का मतलब रहता है, रिसाइड का मतलब रहता है, सर नहीं है। नो सर, नहीं है। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। सही बात है। Yes, sir. नो सर। अब इसके बाद, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। बताइए, बोलिए। सर सही बात। Yes, sir. ये बताया था आपके रदरफोर्ड ने। अब इसके ड्रॉबैक से हम कल पढ़ेंगे, जाइए इसका ड्रॉबैक से हम कल पढ़ेंगे। ड्रॉबैक में वही बातें आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला फंडा, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है